मैथमेटिक्स में लाभ और हानि हम लोग का क्या टॉपिक है? हम लोग जानेंगे आज कि लाभ और हानि होता क्या है। ठीक है, तो सब आदमी हेडिंग लगाइए, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके क्लास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस आपको पढ़ना है। देखिए प्रॉफिट और लॉस होता क्या है पहले इसको हम समझते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो फिर आपको इस लेसन में दिक्कत होगा नहीं सवाल को सॉल्व करने में, क्योंकि अगर हम लोग समझ जाएंगे प्रॉफिट लॉस क्या है या इससे संबंधित और भी कोई टॉपिक अगर है उसको अगर समझ जाएंगे तो सवाल को समझने में और उसको फिर सॉल्व करने में दिमाग काम करने लगेगा कि हम कौन सा सूत्र लगावें, क्या करें, जो सवाल बन जाएगा। तो मतलब दिमाग वहीं पर काम करता है जहाँ पर तुम्हारे पास पहले से उसका कोई कॉन्सेप्ट मौजूद हो, तभी दिमाग लगता है कि हम इसको करें क्या। तो इसीलिए जो है ना कॉन्सेप्ट के लिए मतलब सवाल के स्तर को समझने के लिए, सवाल को अच्छी तरह समझने के लिए, फिर उसको बनाने के लिए थ्योरी का होना आवश्यक है। जहाँ तक लाभ की बात करें तो लाभ के बारे में आप लोग जानते होंगे पहले से भी कि अगर कोई वस्तु आपको, कोई वस्तु है और उस वस्तु को अगर आप खरीदे हो 100 रुपया में, ठीक है, अगर किसी वस्तु को आप खरीदे हो कितना रुपया में? 100 रुपया में, और उसी वस्तु को अगर तुम बेचते हो, ठीक है, बेचते हो उसी वस्तु को 120 रुपया में, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितना रुपया तुम उस वस्तु के पीछे इन्वेस्ट किया, मतलब जितना लगाया, तुमको उससे ज़्यादा प्राप्त हो रहा है ना। अगर तुम किसी वस्तु को खरीदे हो 100 रुपया में और उसी वस्तु को बेच रहे हो 120 रुपया में, तो निश्चित रूप से तुमको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा धन अर्जित हुआ, कुछ एक्स्ट्रा रुपया तुमको जेब में आया। तो जो एक्स्ट्रा धन तुम्हारे पास आया उसी का नाम क्या होता है? लाभ होता है। उसी का क्या नाम होता है? लाभ होता है। और हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि कोई भी काम हम लोग करते हैं तो लाभ के लिए ही करते हैं। कोई भी कार्य हम करेंगे अगर हमको उसमें से 2 पैसा बचेगा नहीं या कुछ भी ना बचेगा तो फिर हम उसमें टाइम इन्वेस्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। कोई दुकानदार बैठा हुआ है सामान बेचने के लिए, और दुकानदार जितना रुपया में सामान को लाया खरीद करके अगर उतना रुपया में ही वो बेच देगा तो उन्हें प्रॉफिट क्या होगा? उसे लाभ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लाभ नहीं होगा तो वो उसमें समय व्यर्थ क्यों करेगा, उसमें मेहनत क्यों करेगा? प्रॉफिट तो हर व्यापारी को चाहिए होता है। तो व्यापारी जब भी वस्तु खरीदेगा तो उससे अधिक दाम में ही बेचेगा, और जितना अधिक दाम में बेचेगा उसी का नाम क्या पड़ेगा? लाभ पड़ेगा। इसके विपरीत अगर तुम उसी वस्तु को अगर तुम 100 रुपया में खरीदे हो और बेचे हो 120 रुपया में, तो यहाँ पर तुमको क्या मिला है? लाभ मिला है। और लाभ जो तुम्हें मिला है कितना रुपया मिला है? बिल्कुल 120 रुपया में तुम 100 रुपया घटाओगे, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा क्या? बोलिए 20 रुपया। मतलब आपको लाभ मिला 20 रुपया। लेकिन अगर उसी वस्तु को हम 120 रुपया में नहीं बेचेंगे, अगर हम उसको बेचेंगे कितना रुपया में? नहीं, 100 रुपया में ही अगर हम बेच देंगे तो हमें लाभ क्या मिलेगा? हमें लाभ नहीं मिलेगा। 120 रुपया 100 रुपया में 100 रुपया घटा देंगे तो हमको 0 रुपया मिलेगा, और 0 रुपया का सीधा सा मतलब है कि हमें लाभ मिला ही नहीं, और लाभ भी ना मिला और ना हमें हानि मिला। हानि भी तो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अगर समय की बात करिएगा तो समय तो आपने उसमें दिया, समय तुमने उसमें खर्च किया, तो समय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए लाभ का ही यहाँ पर सौदा हुआ। क्या? जितना रुपया में हमने सामान खरीदा उतना रुपया में बेच दिया, हमने उसमें समय इन्वेस्ट किया, उतना समय में कोई और काम करके हम लाभ कमा सकते थे। अगर हमें यहाँ पर लाभ नहीं मिला और तुम कह रहे हो कि हमें लाभ भी नहीं मिला, हानि भी नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो तो सही है एक स्तर से, लेकिन देखा जाए उसको बढ़िया से तो पता चलेगा हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर हानि ही हुआ है कि हमने उसमें समय का क्या कर दिया है? बर्बादी कर दिया है। इसी को बोला जाता है खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारे आना, इसी को बोला जाता है। तो किया तो कुछ नहीं, झूठों का हमने टाइम इन्वेस्ट कर लिया। ठीक है, तो जब आप किसी कार्य के प्रति समर्पित हैं, उस कार्य को करते हैं और आपको उसमें से कुछ भी लाभ नहीं मिलता है, देखने के लिए तो हो गया कि लाभ नहीं मिला, हानि भी नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हानि हमको जरूर हुआ है उसमें, क्योंकि समय हमारा क्या हो गया? वेस्ट हुआ है। लेकिन इस चीज़ का स्थान यहाँ पर नहीं है। सवाल जब बनाओगे समय को ध्यान में यहाँ पे इस कंडीशन में नहीं रखा जाता है। इसको यही कहा जाता है कि यहाँ पर हमें न लाभ हुआ है ना हानि हुआ है।
और यदि इसी वस्तु को अगर हम बेच दें, इसी वस्तु को अगर बेच दें 80 रुपया में बेच दें, ठीक है, अगर 80 रुपया में इसी वस्तु को हम बेच दें, सॉरी 800 लिख दिए, 80 रुपया, ठीक है, तो हमें यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा बल्कि हानि मिलेगा। और हानि मिलेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपया में हमें घटाना कितना पड़ेगा, 80 रुपया घटाना पड़ेगा। अच्छा, हमको 100 रुपया में 80 रुपया क्यों घटाना पड़ रहा है? हाँ देखो, सूत्र जो होता है ना कॉन्सेप्ट से ही बनता है। सूत्र जो भी बनता है मैथमेटिक्स में, वो सारे के सारे सूत्र सुविधा के लिए बनता है। हम किसी चीज़ को आसानी से सुलझा सकें, आसानी से हम सवाल को बना सकें, इसके लिए सूत्र बनाई जाती है। और सूत्र इसलिए ऐसा मत समझिए कि सूत्र किताब में लिखा हुआ वैसे रहता है, उसका प्रयोग करके हम लोग सवाल बनाते रहते हैं। नहीं, सूत्र बनता है और सूत्र कॉन्सेप्ट से आता है। इसी में से देखो सूत्र सब बन जाएगा कितना आसानी से। यहाँ पर तुम देख रहे हो कि 120 रुपया में तुम 100 रुपया घटाए हो, तब तुम्हें 20 रुपया लाभ मिला है। यहाँ पर देख रहे हो हम 100 रुपया में 80 रुपया घटा रहे हैं, तब जाकर हमें हानि मिला है। हानि मतलब हुआ कि जितना हम इन्वेस्ट किए हैं उससे कम रुपया हमको आया। हम इन्वेस्ट किए थे कितना रुपया, 100 रुपया, लेकिन हमें मिला कितना, 80 रुपया मात्र मिला। तो कहीं ना कहीं हमें क्या हो गया, हमें हानि हो रहा है। यहाँ पर अगर आपको हानि हो रहा है इसका मतलब उसी को आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश में लॉस कर रहे हो, लॉस लग गया। तो मतलब कि आप जिस कार्य के लिए शुरू किए थे, जिसके लिए आपने वस्तु खरीदा, उसमें आपको हानि नहीं मिला, तो मतलब आपकी जो आवश्यकता थी, मतलब आवश्यकता की पूर्ति जो होना था लाभ कमाने का, जो आपका मनसा था, वो पूरा आपका नहीं हुआ, लॉस लग गया। इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, काम को या तो आगे करते ही नहीं है, या फिर सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इस बार हानि हो गया ना, कोई बात नहीं, अगला बार हम लाभ कमा लेंगे। अब जब व्यापारी होता है ना, तो वो उसको लाभ और हानि होते रहता है बार बार। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ बन के आएगा इस एग्जाम्पल में। तो लाभ हानि हम लोग तो समझ गए, लाभ हानि क्या होता है। अब इस लाभ हानि को डिसाइड करने के चक्कर में कुछ और भी चीज़ें बन के आता है, कुछ उभर के आता है, और वो क्या चीज़ बन के आता है वो भी देख लेते हैं। अब जिस वस्तु को तुमने जितना रुपया में खरीदा, कितना रुपये में खरीदा, यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ नाम रखा जाएगा। क्या नाम रखा जाएगा, कुछ ना कुछ नाम रखा जाएगा। खरीदना, तो खरीदी गई मूल्य को हम लोग मैथमेटिक्स में क्रय मूल्य कहते हैं, क्योंकि क्रय मतलब खरीदना ही होता है, क्रय करना मतलब खरीदना होता है। इसीलिए इस 100 रुपया तुम्हारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। देखो, क्रय मूल्य का सीधा सा मतलब हो गया कि हमने क्या किया है, इतना रुपया में खरीदा है। अब से जहाँ जहाँ भी तुम्हें क्रय मूल्य मिले तो समझ जाना कि क्रय मूल्य मतलब कि खरीदा गया मूल्य, जिस पे हम खरीदे हैं वस्तु को, वो वाला मूल्य का यहाँ पर क्या हो रहा है, बात हो रहा है। तो जिस मूल्य पर भी हम किसी वस्तु को खरीदेंगे, चाहे वो मूल्य किसी प्रकार का भी हो, चाहे बड़ा मूल्य हो, छोटा मूल्य हो, कुछ भी हो, जो भी आपने खरीदा, सामान खरीदा, उसका जो भी मूल्य है वही आपका क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य समझ में आ गया। अब तुमने जितना रुपया में बेचा उस वस्तु को, जितना रुपया में तुमने उस वस्तु को बेचा, बेचना को कहते हैं हम लोग विक्रय। क्या कहते हैं, विक्रय। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। तो यहाँ पर चूंकि हम विक्रय किए हैं कितना रुपया में, 120 रुपया में विक्रय किए हैं, तो विक्रय करने वाले मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, विक्रय करने वाले, मतलब जिस दाम पर हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं वस्तु को, उसको विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लाभ और हानि के चक्कर में हमें क्रय और विक्रय जैसी क्रिया से गुजरना पड़ता है। लाभ हो कि हानि हो, कुछ भी होगा तो हमको दो चीज़ तो करना ही पड़ेगा। सामान खरीदना पड़ेगा, मतलब क्रय करना पड़ेगा, और हमें विक्रय करना पड़ेगा। क्रय करेंगे जिस मूल्य पर, तो उस मूल्य को क्रय मूल्य कहेंगे। जिस मूल्य पर विक्रय करेंगे उसको विक्रय मूल्य कहेंगे, है कि नहीं। अब जो है क्रय और विक्रय जब हम समझ गए हैं, तो यहाँ पर एक बार आ जाओ, हम किसको बोले हैं विक्रय, विक्रय मूल्य। 120 के ऊपर में लिखा है विक्रय मूल्य, यहाँ पर जो 120 लिखा हुआ है, तब तो यहाँ पर भी हम विक्रय मूल्य लिख सकते हैं, क्योंकि 120 क्या है, बिल्कुल विक्रय मूल्य है 120। अब महीना से लिख दिए, और 100 के बदले क्या है, बिल्कुल क्रय मूल्य। 100 के बदले हम लिख देते हैं, क्रय मूल्य हो गया। तब जाके हमें क्या मिला, तब जाके हमें क्या मिला, लाभ मिला। तो 120 हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, और 100 कौन सी है, क्रय मूल्य है, और 20 रुपये जो प्राप्त हुआ था। तो हमारा सूत्र बना कि नहीं, देखो एक बार क्या बना सूत्र हमारा, बिल्कुल। अब हम जब कहेंगे कि लाभ का सूत्र क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या हमको इसको याद करना है, बिल्कुल नहीं, याद करने की आवश्यकता है। इसको यहाँ से समझना है कि लाभ होता क्या है। अगर हम समझ रहे हैं कि लाभ क्या होता है, तो लाभ में लाभ तभी निकाल पाएंगे जब हम जितना हम बेचेंगे सामान को, उस जितना भी वस्तु को बेचे हैं, मतलब विक्रय मूल्य जो हमारा होगा, उसमें जब क्रय मूल्य घटाएंगे तब ना हमें लाभ मिलेगा।
तो लाभ बराबर सूत्र बन गया कौन चीज, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। अब देखो यहाँ पर भी सूत्र बन जाएगा तुम्हारा, ये 100 रुपया कौन चीज है, देखो बिल्कुल यहाँ पर देखो क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद 80 रुपया में बेचे हो ना, तो ये विक्रय मूल्य हो गया, क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और बराबर तुम्हें हानि मिला था, बिल्कुल, तो हानि का भी सूत्र बन गया, देखो हानि बराबर सूत्र बन गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब ये कि जब हमें लाभ होगा तो हम विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा करके लाभ प्राप्त करेंगे, और यदि हमको घाटा लग जाएगा मतलब हानि होगा, तब हम विक्रय मूल्य में नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, नहीं क्यों नहीं घटाएंगे, विक्रय मूल्य छोटा न हो गया। जब विक्रय मूल्य छोटा हो गया तो छोटा में बड़ा वस्तु घटता है कि, वस्तु नहीं मूल्य घटता है, छोटा मूल्य में बड़ा मूल्य नहीं घटता है। तुम अगर कहते हो कि सर हम तो ऐसा पढ़े हैं कि 80 में हम घटा देते हैं, 100 तो हमें मिलता है, माइनस 20 मिलता है, बिल्कुल सही, हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, घटाते हैं। लेकिन क्या तुमको लगता है कि 80 में घटा है 100, बोलो क्या 80 में घटा है 100 कि 100 में घटा है 80, 100 में घटा है। और 100 का चिन्ह चूंकि माइनस में है, इसीलिए 100 में 80 जब घटा तो चूंकि 100 में माइनस वाला में प्लस घटा है, इसीलिए यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस। अब हम कहेंगे कि हमारे पास माइनस 20 रुपया है, तो इसका कोई अर्थ निकलेगा, माइनस 20 रुपया तुम्हारे पास कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर रुपया की जब बात हो रही है ना, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मूल्य की, रुपया की, वास्तविक रुपया की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग माइनस में यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। और यही कारण है हम यहाँ पर बड़ा संख्या जो होता है उसी में छोटका को घटाते हैं। अगर विक्रय मूल्य छोटा है, अगर विक्रय मूल्य छोटा है तो छोटका को हम क्रय मूल्य में घटा देंगे। क्रय मूल्य क्या है, बड़ा है, जो बड़ा होगा उसी में घटेगा। अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटेगा लाभ निकालने के लिए। और यदि तुम्हारा क्रय मूल्य ही बड़ा है तो क्रय मूल्य में क्या घटेगा, विक्रय मूल्य घटेगा, तब जाके हानि बनेगा। तो हानि लाभ तो पहले ही डिसाइड हो जाता है। इतना तो सबको कॉन्सेप्ट रहता है कि जितना हम खरीदे हैं उतना में अगर हम नहीं बेच पा रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, तो हानि तो होना ही है। जैसे हानि होगा तो उस समय क्रय मूल्य में घटेगा विक्रय मूल्य, ठीक है। लाभ होगा तो विक्रय मूल्य में घटेगा क्रय मूल्य। ये कॉन्सेप्ट जहाँ दिमाग में तुमको आया, बात खत्म है, यहीं पे नहीं हो जाएगा खत्म, सूत्र अपने बन जाएगा। 4 चीज़ हम अभी पढ़े, समझे 4 चीज़ को, क्या क्या चीज़ पढ़े, हम समझे कि लाभ क्या होता है, फिर हानि क्या होता है, और उसी के संदर्भ में आ गया हमारा क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, और सूत्र भी बन गया, ठीक है। इसी सूत्र को हम क्या करेंगे, लिखा देंगे, और तुमको याद करने का हमको लगता नहीं की आवश्यकता है, बस इसी आधार पर तुम्हारा सवाल आगे बनेगा। चलिए, तो ये 4 चीज़ हो गया। उसके बाद आता है बात ऊपरी व्यय। एक और चीज़ पर डिस्कस हम कर लेते हैं, क्या होता है ऊपरी व्यय। तो हम समझने वाले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखा देंगे, ठीक है। ऊपरी व्यय क्या होता है, ऊपरी व्यय मतलब ऊपर से जो खर्च की जाती है, किसी वस्तु को खरीद करके अपने यहाँ लाने में जो ऊपर से खर्च हो जाता है, उसको ऊपरी व्यय कहते हैं। देखो ऊपरी व्यय के अंतर्गत जो होता है ना, जैसे कि मान के चलो कि तुम जो है एक दुकानदार हो, कल्पना करो एक दुकानदार हो तुम लोग, और दुकानदार हो तो तुम मार्केट में जाओगे सामान लाने के लिए। तो मार्केट में जाओगे तो तुम 1 बोरा आलू खरीद के लाओगे। तो 1 बोरा आलू अगर तुम खरीद करके लाओगे, तो तुम 1 बोरा आलू को अगर साइकिल पर लाद करके लेके चले आओगे यहाँ अपना दुकान पे, तो तुम सोचोगे, कैलकुलेशन करोगे एक व्यापारी के हिसाब से, तो हम जो साइकिल पर उठा के लाए उसमें हमको क्या लगा, मेहनत लगा। अगर हम इस 1 बोरा आलू को अगर हम रिक्शा पर लाते, शायद हमें 100 रुपया उस पर खर्च हो जाता कि नहीं होता, 100 रुपया भाड़ा में खर्च हो जाता। पहली बात ये, तो ये जो 100 रुपया खर्च हो जाता, मान के चलो कि तुम 900 रुपया में आलू का बोरा खरीद के लाया, मानते हैं तुम 900 रुपया में तुमको आलू का बोरा मिला, और तुम ला करके दुकान पर रख दिया। अब तुम कैलकुलेशन करोगे कि हम जो लाए उठाकर उसमें कितना खर्चा पड़ा हमको, तो एक्स्ट्रा खर्चा कितना पड़ा, 100 रुपया पड़ा। तो तुम क्या करोगे व्यापारी होने के नाते, कि तुम उसको 100 रुपया इसमें ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे आलू के दाम पर। कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। अब तुम्हारा आलू का जो बोरा का जो कुल दाम हुआ, तुम्हारा 1000 रुपया हो चुका है। अब तुमसे अगर कोई क्या हुआ, अच्छा आने दो, अगर तुमसे कोई रुपया अगर लेना चाहेगा, अगर तुमसे कोई रुपया लेना चाहे, रुपया नहीं, तुमसे अगर कोई आलू खरीदेगा, अगर कहेगा हमको 1 बोरा दे दीजिए पूरे, तुम उसको कहोगे हम आपको देंगे 1100 रुपया में। कितना रुपया में, 1100 रुपया में तुम बेचोगे। क्यों, क्योंकि तुमको जो है खर्च यहाँ पर ऊपरी व्यय पर गया है, ऊपरी व्यय उसमें ऐड हो गया है। तब तुम बढ़ा के बेचोगे, तब तुमको बचेगा। अगर तुम कहोगे कि नहीं हमको जो भाड़ा लगा ना उस सब चीज़ को हम नहीं जोड़ेंगे, हम जो है इसको 1000 टका में बेच देते हैं, तब बोलो क्या फ़ायदा हुआ,
फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो दुकानदार को, व्यापारी को जो एक्स्ट्रा खर्च लगता है वो खर्च जो है उसी पर जोड़ा जाता है। अगर मान के चलो कि आलू 2 किलो सरले निकल गया, ठीक है, तो तब क्या होगा? तो सड़ा हुआ डैमेज आलू का भी जो होता है, जो भी उसमें दाम बनेगा उसी पर जोड़ देगा दुकानदार। बड़ा तेज होता है, ठीक है ना। क्या करेगा? उसी पर जोड़ देगा और दाम बढ़ा करके उस पर लेगा। कहेगा कि अब बताओ, अगर ऊपरी बिया भी जोड़ जो रहा है, किसको लग रहा है? बताओ, किसके ऊपर जा रहा है सब पैसा? खरीदने वाले पर जा रहा है क्या? इसीलिए ना, तुम देखा होगा तुम्हारे घर का आदमी क्या करता होगा, जब कभी सामान लाने के लिए जाता होगा तो प्लानिंग बनाता होगा, आज हम मार्केट जा रहे हैं, हम 2 घंटा बाद लौटेंगे, जितना भी सामान होगा सब वहाँ से खरीद के लाएंगे, फिर हम बार बार दुकान नहीं जाएंगे बगल में। बगल में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो जो खरीद करके वहाँ से लाता है, उसका जो उसमें ऐड करता है रुपया, वो तो उसमें जोड़बे करता है, ऊपर से अपना लाभ भी कमाता है, तो हमको सस्ता में देगा नहीं, बनता भी है, वो सस्ता में हमको देगा नहीं। घर के बगल में कोई सामान मिल जाएगा तो सस्ता में कैसे देगा? वो तो महंगा लेगा ही, क्योंकि वो बैठा है कौन चीज़ करने के लिए? पैसा कमाने के लिए। अगर जहाँ से वो दुकानदार खरीद के लाता है, अगर वहीं से हम सामान ले आवे, हम ही थोड़ा सा मेहनत कर लें, तो हमको जो है उसमें क्या हो जाएगा? बचत हो जाएगा। इसीलिए क्या करता है, मार्केट जाता है और एक ही दिन में ढेर सारा सामान 1000-2000 का घर का सामान ला करके रख दिया जाता है। जिसको अपना होता है, जो दिमाग से काम करता है, रख देता है, अपना घर में काम चल रहा है। तो इस प्रकार से जो ऊपर से खर्चा दुकानदार को लगता है उसको क्या कहा जाता है? ऊपरी व्यय। क्या कहा जाता है? ऊपरी व्यय। समझ में आ गया? ऊपरी व्यय समझ में आ गया। और ऊपरी व्यय कौन सी में ऐड होता है? बिल्कुल, क्रैम्बुल में ऐड होकर के तब उसको नया भी क्रैम्बुल तैयार किया जाता है, तब उस पर बेचा जाता है। ठीक है, चलो इतना समझने के बाद अब तुम लोग को